चलिए भाई, संडे की मॉर्निंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज टेस्ट और उसका डिस्कशन होता है। बीच में काफी अंतराल आ गया, लंबे समय बाद हम लोग फिर से एक बार वापस हाजिर हैं अपने क्वेश्चन पेपर्स और सॉल्यूशंस के साथ। फटाफट से आज चेक कर लें आप लोग, दिखाई सुनाई दे रहा हूं कि नहीं, और क्लियर करें तो हम लोग कथा शुरू करें। शुरू किया जाए, चलिए। आइए, बीती हुई होली की शुभकामनाओं के साथ नया सत्र शुरू हो रहा है, नए दौर आ रहे हैं, नई बैचेज का मौसम भी आएगा। तो आप लोग कमर कस लें, घर बैठे साथी अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ लें फटाफट। देखिए, पहला वर्ड है पैलेट, और पूछ रहा है कि विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। मतलब सिनोनिम्स बताना है पैलेट का। जो लोग टेस्ट दिए हैं वो अपना आंसर फटाफट बता दें। क्या टिक किया है? बी। हाँ, देखिए, जो पैलेट है इसका मतलब ही होता है पीला पड़ जाना, खासकर किसी बीमारी के चलते कमजोर पड़ जाना। तो पैलिड का प्रयोग हम किसी कमजोर के लिए, कमजोर चेहरा, उदास चेहरा, इसके लिए करते हैं। स्पेशली इसका प्रयोग पर्सन एंड हिज फेस का प्रयोग पर्सन्स एंड देयर फेसेस, इस शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के लिए और उनके चेहरों के लिए किया जाता है। और कब? ये बताने के लिए कि किसी वीकनेस से, बीमारी से कोई कमजोर हो गया है। इसका अर्थ ही होता है पीला पड़ जाना, हाँ, स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस। स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी के चलते लोग जैसे कमजोर हो जाते हैं, नहीं कहते हैं तो काहे पियराई जाते हैं, कोई मामला है, उसी अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है, होता है। तो इसका मतलब, इसका आंसर होगा बी। बाकी इसमें कोई वर्ड ऐसा है नहीं जिस पे चर्चा करूं। फ्रेंडली आपको पता है, फ्रेंड से बना है। वर्थलेस वर्थ से बना है, वर्थ मतलब उपयोगी ना, तो वर्थलेस बेकार। और कंफर्ट, इसमें टी मिस है, कंफर्टलेस है ना, टी मिसिंग है इसमें। कंफर्टलेस जो आरामदायक ना हो, है ना। चलिए, जो लोग जुड़े हैं सबका स्वागत है। राहुल मिश्र, विकास कुमार, पीयूष तिवारी, प्रशांत द्विवेदी, अजीता शुक्ला, सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यहां ध्यान रखिएगा, ये कंफर्टलेस नहीं है, कंफर्टलेस है ना, इसमें टी मिसिंग है। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। आपका आंसर है बी। क्लियर? चले आगे। हाँ, देखने में कोई समस्या तो नहीं आगे वालों को? होगी तो जगह है, लेकिन होना नहीं चाहिए। आदत डाल लीजिए इसकी, मुझे लगता है कि इसकी आदत पड़ जानी चाहिए। हमको तो पड़ गई है, सबसे ज्यादा तो मैं झेलता हूं इसको ना। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेंजिबल, अब देखिए पूछ रहा है ऑपोजिट इन द मीनिंग, विलोम बताना है साहब, एंटोनिम्स बताना है।
ठीक है, इंटेंजिबल इसका उल्टा, तो एक ऑप्शन है एथेरियल, कॉन्क्रीट, इनसब्सटेंशियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो पहले तो आपको यह सोचना होगा कि इंटेंजिबल का मतलब होता क्या है, तो अपने आप एंटोनिम्स निकल के आ जाएगा। क्या होता है इंटेंजिबल का मतलब? इंटेंजिबल मतलब सूक्ष्म, जो सूक्ष्म है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो स्पिरिचुअल है, जो नाजुक है, कोमल है, क्षणभंगुर है, किसी भी प्रयोग कर सकते हैं इसका प्रयोग आप। ठीक है, इंटेंजिबल मतलब जो सूक्ष्म होता है, जो फिजिकली इस दुनिया में ना हो, जो एब्स्ट्रैक्ट हो, उसे इंटेंजिबल कहते हैं। तो फिर ये एथेरियल, इनसब्सटेंशियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। सूक्ष्म का उल्टा क्या होगा? स्थूल। सूक्ष्म का उल्टा स्थूल, तो स्थूल की अंग्रेजी कॉन्क्रीट। आपका आंसर होगा बी। घर बैठे जो लोग जुड़े हैं, कोई जुड़ी है, अजीता दिख रही है, तो आंसर्स थोड़ा सा पहले देने की कोशिश करोगी तो फायदा होगा, बाकी ठीक है। और अगर हर संडे का जुड़ने का वादा करो तो मैं पीडीएफ भेज दिया करूंगा कुछ देर पहले क्या साथ में ही इन लोगों के साथ कर सकती हो बैठ के, बशर्ते कि ये प्रॉमिस करो कि हर संडे को रहोगी। ठीक है, तो मैं पीडीएफ भेज दिया करूंगा आधा घंटा पहले, करके बैठोगी तो ज्यादा फायदा होगा। देखना जरा, इंटेंजिबल मतलब सूक्ष्म, that doesn't exist as a physical thing। इसका मतलब क्या होता है? that does not exist as a physical thing, जो भौतिक रूप में इस दुनिया में नहीं है, सूक्ष्म है, ईश्वर इंटेंजिबल है, उसको आप महसूस कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, है ना? ठीक है, तो उसे इंटेंजिबल कहते हैं। तो फिर जो दिखे, जिसको आप छू सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन पढ़ा था ना, कॉन्क्रीट नाउन कौन से हैं? जो आप, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, इमेजिन, वो क्या थे? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन थे। तो एब्स्ट्रैक्ट और सब्सटेंस का उल्टा सब्सटेंशियल, इनसब्सटेंशियल, ये भी इसका सेंस होगा। और इथरल मतलब भी होता है स्पिरिचुअल, डेलिकेट। यो देखो, इथेरियल, इनसब्सटेंशियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एकमात्र इसमें एंटोनिम्स है कॉन्क्रीट। आपका आंसर क्या होगा? बी। क्लियर? हाँ, एथेरियल का भी वही मतलब होता है, ठीक ना? स्पिरिचुअल, जो चीज जो स्पिरिचुअल है, जो डेलिकेट है, नाजुक है ना। स्पिरिचुअल भी क्या होता है? आध्यात्मिक चीजें महसूस की जाती हैं, है ना? ये सब के सब इसके सिनोनिम्स है। इसका सबसे नियरेस्ट सिनोनिम्स ये है एब्स्ट्रैक्ट, बाकी भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। क्लियर? चलें आगे। अब तक किसने दोनों सही किया है? कोई बात नहीं, अब से करिएगा। नेक्स्ट, फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज स्पेल्ड, मतलब स्पेलिंग करेक्शन देखना है ना? इस एक ही वर्ड को 4 बार लिखा गया है, कौन वाली स्पेलिंग करेक्ट है ये आपको चुनना था।
किसको चुना? कौन देखने में आपको सही लग रहा था? ए, बिल्कुल सही, ए करेक्ट है ना? बाकी गलत है। और ये पॉन्टिफिकल जो वर्ड है, इसका प्रयोग ईसाई जगत में होता है। ये शब्द पोप से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड टू द पोप, किसी भी पोप से ना, कनेक्टेड विथ अ पोप। ठीक है, पॉन्टिफिकल पोप से, ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं ईसाई के, उनको उन्हीं से जुड़ा हुआ है ये सब। ठीक है, तो ये करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आपका फेवरेट सेगमेंट आ गया। I always enjoy to read books फटाफट आंसर सोचिए। क्वेश्चन नंबर 4, I always enjoy to read books। यहां कुछ लोगों का आंसर आ रहा है ए। कितने लोग ए के साथ गए हैं? सब लोग, 2 लोगों को छोड़ के। अच्छा, अजीता भी दे दें अपना आंसर तो चर्चा कर, जल्दी दो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ जल्दी से। बी, रीडिंग, वेरी गुड, शाबाश बेटा। भैया एंजॉय क्रिया आप कहां चले गए कि एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वरना रिफ्लेक्सिव आता है। तो भैया ये इसका ऑब्जेक्ट ही तो है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट गलत है। इसमें अभी कुछ लोग पढ़ेंगे, हालांकि ये लोग बीच में से मैक्सिमम लोग रिवीजन करें तो पढ़े हुए हैं कि कुछ वर्ब्स के बाद इन्फिनिटिव आती है, कुछ वर्ब्स के बाद जेरेंड आता है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये नाउन के रूप में आया है कि मुझे, मैं आनंद लेता हूं किसका? पढ़ाई का। ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये कहता है कि मेरे बाद अगर कोई वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगी तो वो जेरेंड फॉर्म में होगी, इन्फिनिटिव फॉर्म में नहीं। इसलिए इसका आंसर बी होगा। यहां टू रीड की जगह रीडिंग होगा। आई रीड, आई एंजॉय प्लेइंग, आई एंजॉय रीडिंग, आई, वी एंजॉयड ड्रिंकिंग। तो सवालों को ध्यान से, वरना खिचड़ी पकेगी। अब आप यहां क्यों ए बोले? क्योंकि आप यहां रिफ्लेक्सिव खोज रहे थे। तो सभी लोगों ने ए लगा करके सिद्धि प्राप्त कर लिया। वेरी गुड अजीता, रीडिंग होगा, यहां जेरेंड होगा, इन्फिनिटिव नहीं होगा। आगे चला जाए, देखिएगा। वैरायटी इज स्पाइस ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 5, वैरायटी इज स्पाइस ऑफ लाइफ। जल्दी जल्दी, और ये जो लोग जुड़े हैं थोड़ा सा लाइक वाइक भी कर दें। 5th का आंसर क्या टिक किया है? सी,
क्या गलत है सी में? आप सी के साथ जाना चाहते हैं, द स्पाइस। अजीता का आंसर आ रहा है, कितने लोग सहमत हैं इससे? बिल्कुल सही, वेरी गुड भैया। ये स्पेसिफिक हो गया ना, ऑफ आ गया। आर्टिकल के नियम याद करिए। लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर्टिकल नहीं आता, लेकिन जब ऑफ लग जाता है तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। बोलो। तो द स्पाइस मतलब जीवन का ना मसाला है। जितना वैरायटी होगी जीवन उतना ही मजेदार होगा। तो यहां बिल्कुल सही बात है, आंसर होगा सी। ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, यहां पे द मिसिंग है। द स्पाइस ऑफ लाइफ। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। विविधता जीवन का ना रंग चोखा कर देता है, मसालेदार बना देता है। चाय मसालेदार हो जाती है, जीवन रंगीन हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखें। नाइदर ऑफ द, अच्छा एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि आप जब पढ़ना शुरू कर दिए तो सेट्स आप जब करना शुरू करेंगे तो फिर सवाल दिखेंगे, जो चर्चाएं होती हैं, बातें होती हैं, वो दिखेगा, आप रोक नहीं सकते। देखिए, नाइदर ऑफ द स्काउट लीडर्स नो हाउ टू ट्रैप वाइल्ड एनिमल्स और हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर माउंटिंग। तो भैया इस सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? ऑफ आ गया तो ये प्रोनाउन हो गया ना। हाँ, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर फटाफट। अब देखें जरा, तो भैया सब्जेक्ट नाइदर है, तो नाइदर, आइदर, ईच, एवरी, ये जब सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो वर्ब हमेशा क्या होती है? आवाज नहीं आ रही है, सिंगुलर। इसलिए क्या गलती है? नो की जगह नोज। Neither of the scout leaders knows how to trap wild animals. सब्जेक्ट नाइदर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। लीडर्स यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, कौन सब्जेक्ट है? नाइदर, इसलिए नोज होना चाहिए। कितने लोगों ने ऐसा किया? दोनों में से एक भी लीडर नहीं जानता है। नाइदर, आइदर का प्रयोग जब प्रोनाउन के रूप में होता है, एडजेक्टिव के रूप में होता है, तो सिर्फ दो के लिए होता है। और नाइदर का मतलब दोनों में से कोई एक नहीं, आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक। सिंगुलर है ना। ये तो अभी ताजा ताजा आप लोग पढ़े हैं, अभी कहानी चल ही रही है। तो इसका आंसर नोज। ठीक, बिल्कुल सही है अजीता, नोज होगा। गुड। देखें जरा, अब आ गया फिलर्स। ठीक, कैन आ गया है, एनीथिंग आ गया है, सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। वी कैन scarcely see anything in the dim light. आंसर बी। हार्डली, स्कार्सली का प्रयोग समथिंग एनीथिंग के साथ होता है, सेंस नेगेटिव देता है। यानी बोल रहे हैं he could hardly say anything, I could hardly walk anymore। आवाज नहीं आ रही है? खोजिए, वो पुथन्ना बना के रखिए मत। अब उसके बाहर प्रश्न नहीं है, उसके बाहर सिर्फ वर्ड पावर के सवाल आ सकते हैं, वो भी 100 में 100 नहीं, 50% ही। 50% आपके जेब में है। चयन में वर्ड पावर आपकी बाधा नहीं है, लोग वहीं पगलाए रहते हैं। अब देख लीजिए कितने क्वेश्चन भाई, 25 में वर्ड पावर के मुश्किल से 5 और
7 क्वेश्चंस, व्हाट अबाउट द रेस्ट 18 और 19 मार्क्स, उनके बारे में सोचिए। अगर आप 19 मार्क्स पा गए प्री में तो आप गंगा नहा लिए, 25 में 19 आप इंग्लिश में पाने लगे सीजीएल या एसएससी के एग्जाम में, तो आप अच्छे माने जाएंगे। फिर वो मेंस में जाके 100+ जाएगा, लेकिन फोकस गलत है आपका। वर्ड पावर में भैया 1 मिलियन वर्ड्स हैं, कुछ भी पूछ सकता है, वहां वो आपके वश में नहीं है। लेकिन ये ग्रामर्स आपके बस में है, ये रूल्स आपके बस में है, ये आप साध सकते हैं। और ये साध लिए तो वहां अगर 40% भी साध लिया तो आप बाउंड्री पार हैं। इन समझाए कौन? आजकल ऑनलाइन के जमाने में शिक्षक भी आपको समझा दे रहा है कि आप वर्ड पावर पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ा जाए। ये पढ़ाया गया है कि नहीं पहले बताओ। स्पेशली हार्डली का प्रयोग अलग से मैं पढ़ाता हूं कि हार्डली के साथ ए नहीं आएगा, हार्डली के साथ कुड आएगा, हार्डली नेगेटिव सेंस देगा। ये देखिए एनीथिंग आ गया है, अर्थात कम प्रकाश में हम मुश्किल से कुछ भी देख पाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, फ्यू कंट्रीज, याद करिए फ्यू मतलब एक भी नहीं, आ फ्यू मतलब कुछ। तो फ्यू कंट्रीज कैन इंडिया इन वैरायटी, ठीक है। कंपेयर होगा नहीं, प्रिवेल होगा नहीं, परफॉर्म होगा नहीं, बचा क्या? राइवल का मतलब समझ आया ना, किसी से किसी चीज का मुकाबला करना, ना उसके सामने खड़े होना। तो कोई देश दुनिया में नहीं है जो वैरायटी के मामले में, विविधता के मामले में भारत के सामने टिक पाए, उसका मुकाबला कर पाए। आंसर बी, लोगों ने टिक किया। दशा खराब है। राइवलरी सुना है ना, तो राइवल का मतलब अपोनेंट से मुकाबला करना किसी चीज को लेके। 7th का बी, ठीक है। 8th का भी बी, क्लियर। राइवल हटाऊं? The scheme allows students from different countries to communicate। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि हालांकि वो कॉन्सेप्ट अब पुराना हो गया है कि ईच अदर दो के लिए, वन अनदर दो से अधिक के लिए, अब ये भेद रहा नहीं। मैंने ये भी कहा था कि चूंकि एक समूह है जो मानता रहा है कि दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग होना चाहिए, तो अगर ऑप्शन में वन अनदर है और वहां दो से अधिक की बात हो रही है तो आप ईच अदर के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि ये भाई रूल है, ओल्ड रूल है, अब उसको आपने अमेंड कर दिया है। लेकिन अगर वो पुराना नियम वहां मौजूद है तो ये कोई आईपीसी की धारा थोड़े है कि वो बदल गई। रूल भाई ये रहा है, अभी भी बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि दो के लिए इसका, दो से अधिक के लिए इसका। हालांकि अब उसमें चेंजेज आ गए हैं, ये रिजिडनेस नहीं है, लेकिन जब दोनों मौजूद है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बोलो, देखो ईच अदर नहीं होगा, ईच अदर नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें देखो अदर्स लगा है, ये भी नहीं होगा। देमसेल्व्स का कोई यहां मतलब नहीं है। बचा क्या? विथ वन अनदर का आंसर डी। इस पर भी हम लोग अच्छा खासा टाइम खर्च किए थे कि नहीं? क्वेश्चन है का आंसर डी। कितने लोगों ने टिक किया? चलिए आगे बढ़े। अब देखें, अब ये कुछ एडियम्स एंड फ्रेजेज हैं। ये स्ट्रॉ लिखा है, एक्चुअली ये स्ट्रॉ है, इसमें आर मिसिंग है, ठीक है। यहां पे आर मिसिंग है। स्ट्रॉ इन द विंड ना,
स्ट्रॉ इन द विंड। मैं तो उसको ठीक कर लिया, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। और न होता तिनके का सहारा वाला मामला, इसका एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन, मतलब भविष्य में कुछ होने वाला है, आप उसका अनुमान लगा लें ना, उसी को कहते हैं स्ट्रॉ इन द विंड। डी, एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट, फेस द म्यूजिक। कई बार ये फ्रेज आप मेरे मुंह से सुने हैं, मतलब किसी चीज के लिए आपको डांट पड़ती है, आपको उसके लिए सजा मिलती है ना, उसको फेस द म्यूजिक कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, बी पनिश्ड। ठीक है, फेस द म्यूजिक का बी पनिश्ड ना, डांट पड़ना, सजा मिलना, उसे वो कहते हैं। कोई गलती हो गई तो कहेंगे कि नाउ यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक, यानी कि अब आप डांस करने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, नहीं कोई कहे कि यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक, तो नहीं कि अच्छा ठीक बा बजावा। हाँ, इसका मतलब कि लाठी पड़ने वाली है। ठीक, देखिएगा, करी फेवर, ठीक है, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए चापलूसी करना ना, कोई आपसे खुश है इसके लिए ना, जाके कुछ मतलब कुछ लोग होते हैं, देखो भीड़ में हमेशा कुछ ऐसा करेंगे कि लोग उनकी ओर ध्यान दें ना, पार्टी में है तो किसी और लाभ के लिए, ऑफिस में है तो किसी और लाभ के लिए, अगर सुंदरियों के बीच है तो वहां भी लोग कोशिश किया करते हैं कि नहीं करते हैं, एक्टिविटी है। तो इसका आंसर होगा सीक फेवरेबल अटेंशन, बॉस का, टीचर का, दोस्त का, भीड़ में, ठीक है, करी फेवर। अपने पक्ष में किसी को कर, वो तो मजाक था सर, किसी को अपने पक्ष में करने के लिए उसको खुश करने की कोशिश करना, चाहे चापलूसी से, कुछ गिफ्ट देकर, अपने व्यवहार से, अपनी सेवा से, किसी भी तरीके से आप उसको, हाँ 12th का बी, वेरी गुड, सही है अजीता, आशीष, 12th का बी है ना। आगे चलें, नेक्स्ट, अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। ये जो वर्ड है ना, इसका जो आंसर है बड़ा खूबसूरत वर्ड है, और इसी वर्ड का प्रयोग अपनी उस ग्रेट पोएम में किट्स साहब करते हैं, जॉन किट्स, ला बेडेमसेंस मर्सी। उसमें कहते हैं कि तुम यहां आके क्यों ठहर गए हो, पूछती है, तो बताते हैं कि मिली, घुमाई, खिलाई, प्यार का इजहार की, फिर मैं सपने में खो गया, पता चला कि वो तो धोखेबाज थी ना। तो अंत में आता है दैट्स वाई आई सजर्न हियर, इसीलिए मैं आकर यहां पर ठहर सा गया हूं, कुछ देर के लिए रुक जाना, ठहर जाना। का आंसर होगा सी, 13th का आंसर सी, वेरी गुड अजीता, शाबाश। ठीक है, बाकी सॉलिट्यूड है, सॉलिट्यूड का मतलब अलोन, अकेला,
खासकर इसका प्रयोग तब किया जाता है, इट इज यूज्ड व्हेन यू एंजॉय लोनलीनेस, जब आपको अकेलापन अच्छा लगे, उस अकेलेपन को सॉलिट्यूड कहते हैं। हाय हम अकेले हई का, ये वाला नहीं, तब तो आप लोन हो गए। सॉलिट्यूड मतलब शांत, एक कुछ नहीं होते, एकांत खोजते हैं, जंगल में चले जाते हैं राम राम करने के लिए, वो सॉलिट्यूड है ना। वीराना वाला नहीं कि अकेले हैं वीराने में हैं। सॉलिट्यूड का प्रयोग द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन स्पेशली व्हेन यू फाइंड इट प्लेजेंट। क्या है ये? द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन स्पेशली when you find it pleasant, जब आपको अकेलापन अच्छा लगता है, आप उसका आनंद लेते हैं। जो संत लोग होते हैं, देखो साधु संत लोग जो संन्यास लेते हैं तो किस लिए लेते हैं? सॉलिट्यूड के लिए, एकांत। एकांत का मतलब क्या? एकांत राजा कहता था, मतलब सब लोग निकल जाओ, मैं अकेले, मुझे अकेले छोड़ दो, मैं शांति से जीना चाहता हूं, वो सॉलिट्यूड है। ठीक है, बोलो। और ये है सॉरी, क्या पढ़ेंगे इसको? सॉरी। क्या पढ़ेंगे? सॉरी। क्या पढ़ेंगे? हाँ, साड़ी मत पढ़ लीजिएगा, सॉरी, सॉरी नहीं, सॉरी। और ये क्या है? तो ये एक पार्टी है, इवनिंग पार्टी, जो स्पेशली कोई अपने घर पे देता है। ठीक है, किसी के द्वारा अपने घर पे दी गई पार्टी, इवनिंग पार्टी को क्या कहते हैं? सॉरी। लिख लीजिए। अब फॉर्मल पार्टी, और ये फॉर्मल बड़े कुछ लोग होता है ना, आपस में दोस्त लोग मिलकर करते। अब फॉर्मल पार्टी इन द इवनिंग, अ फॉर्मल पार्टी इन द इवनिंग, मैं सॉरी का मतलब लिख रहा हूं, अ फॉर्मल पार्टी इन द इवनिंग स्पेशली एट समबडीज होम। स्पेशली ES से लिखिएगा, स्पेशली, अब जगह नहीं है इसलिए मैं, स्पेशली एट समबडीज होम। ठीक है। 13th का C, सॉरी का मतलब किसी के घर पे जो फॉर्मल आपको बुलाए, कोई पार्टी दे, उसको सॉरी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये जो वर्ड है इसकी स्पेलिंग गड़बड़ है, ये सॉलिस्टिस है। ठीक है, उसमें आई नहीं रहेगा, आई उसमें से हटा दीजिए, वो वर्ड गलत है, उसकी स्पेलिंग गलत है जहां तक मेरी, हाँ सॉलिस्टिस। ठीक है, इसमें ये वाला आई नहीं रहेगा। स्पेलिंग क्या है? SOLSTICE, सॉलिस्टिस। पहले उसमें आई हटा दीजिए, हटा दिया? चलिए, अब जब हटा दिया है तो क्या आ गया? अब देखिएगा, और ये जो शब्द है, आप लोग GS पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, ये वर्ड उन 2 दिनों के लिए प्रयोग होता है जो साल में सबसे बड़े और सबसे छोटे, वो जो घटना होती है उन दोनों के लिए, जो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन, कौन कौन सी तारीख होती है?
हाँ 21 जून। और छोटा दिसंबर की कोई तारीख होनी चाहिए। हाँ 25। तो वो जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा, इन दोनों घटनाओं को सॉल्स्टिस कहते हैं। क्लियर? बोलो भाई। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 में ये जो वर्ड पाए तो इसकी स्पेलिंग ये होगी, में आई नहीं होगा। और आइदर डेज, वो दोनों जो आइदर डे, दोनों जो दिन होते हैं वह घटना जब सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन होता है, उस घटना को ही हम लोग सॉल्स्टिस कहते हैं। ठीक है? हाँ चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट, that which cannot be believed ना। तो भैया द इनक्रेडिबल इंडिया आपने सुना है, आवाज नहीं आ रही है। इनक्रेडिबल मीन्स जिस पर विश्वास ना हो, तो फिर इसका उल्टा क्रेडिबल। यहां भी देखिए स्पेलिंग इसकी मिस्टेक है, यहां पे ए नहीं होगा, सही वर्ड क्या होगा? क्रेडिबल। ये इसका आंसर है सी। जिस पर भरोसा किया जा सकता है वो क्रेडिबल है। क्रेडिबिलिटी सुना होगा ना। और क्रेडिटेबल क्रेडिट से ही बना है, बोलो। हाँ जिसकी साख हो, जिसका अपना रेपुटेशन हो, ठीक है, वो क्रेडिटेबल है। बोलिए। और मिराकुलस, अक्सर आप सुनते हैं मिराकुलस शॉट ना, ट्रिमेंडस शॉट, जो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, खास हो, विशेष हो, बोलो रे, वो क्या है? मिराकुलस है। ठीक ना? ठीक। ये क्रेडिटेबल मतलब जिसकी, ये समझ रहे हैं, जिसकी अपनी रेपुटेशन हो, मॉरली गुड, मॉरली गुड या रेपुटेड, वो क्रेडिटेबल है ना। जिसकी अपनी रेपुटेशन हो वो क्रेडिटेबल है। और मिराकुलस जिसको देख करके आप भौचक्का हो जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं, जो आपको सरप्राइज कर दे, विच मेक्स यू सरप्राइज्ड, फुल ऑफ जॉय, खुश होकर वाह। जैसे वो परसों जो क्लिक किया मिचेल स्टार्क को कोहलिया, वो मिराकुलस शॉट था, देखा था? फट से लगा, आवाज जो आई बैट से लगा और सीधे छत पर, तो मिराकुलस था। क्लियर हो गया? और गलिबल, ये कम से कम 1000 बार आप लोग कर चुके हैं टेस्ट में। गलिबल मीन्स जिसको आसानी से उल्लू बनाया सके, जो हर बात पे आसानी से विश्वास कर ले। ठीक है? जिस पर विश्वास हो वो क्रेडिबल, और जो विश्वास कर ले वो गलिबल। बोलो जी। 14th का सी सही है बिल्कुल। गलिबल मीन्स ऐसा व्यक्ति जो इजीली उल्लू बन जाए, कुछ भी कहो अच्छा हाँ ठीक है, उस पर आसानी से विश्वास कर ले। आप जिसको उल्लू बनाते रहे, वो कभी किसी बात पे ना नहीं करता है। उल्लू होता ही है तो उल्लू बनाने का जरूरत है। जो आंख मूंद के हर बात पे भरोसा कर ले, वो क्या है? गलिबल है। ठीक है? चलिए आगे बढ़े। वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, सुख दुख मगे लाभा लाभो जया जयो, स्थित प्रज्ञ की अवस्था, कि चाहे थप्पड़ मारा, चाहे गाली द, चाहे प्यार करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्राइक। आंसर डी। ठीक है? जिसके ऊपर किसी चीज का असर, सुख दुख सब कुछ से बिल्कुल स्थित प्रज्ञ है, चाहे भोजन मिले ना मिले, सुख मिले दुख मिले, पैसा जेब में हो ना हो, फक्कड़ ना,
करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। सब में जो मस्त रहे वो कौन है? क्लियर आंसर हो गया? कितने लोगों ने टिक किया था इसको? अब एक्सेंट्रिक झक्की, पागल, सन की, एक्सेंट्रिक ना, हर बात में खौआ उठे। फिलोसोफर ना पता हो तो अंग्रेजी पढ़ना बंद कर दीजिए, ठीक। और फैटलिस्ट भाग्यवादी, जो ये मानता है कि दुनिया में सब तय, एवरीथिंग इज डिटरमिन्ड बाय गॉड एंड नेचर, सो यू नीड नॉट डू एनीथिंग। वो ये सोई जो राम रचि राखा में विश्वास करने वाला आदमी फैटलिस्ट है। इनका मानना है चाहे कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ना है, जो लिखा है किस्मत में वही होगा। उसे क्या कहते हैं? फैटलिस्ट, भाग्यवादी, ठीक है। जो ये मानता, हु बिलीव्स दैट एवरी एक्शन एंड रिएक्शन हैज बीन ऑलरेडी रिटन इन आवर फॉर्च्यून बाय गॉड हिमसेल्फ, उसे हम फैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, देखिएगा जरा। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बारी आ गई, और इस सवाल को देख करके मैं खुश हूं। अगर जो लोग पढ़ चुके हैं क्लॉजेज, इंफिनिटिव, जेरेंड, तो उनको मैंने कुछ ऐसा ही आपको, ये देखिए, ये जो क्लॉज है, जाके सेगमेंट देखिएगा कि कुछ कुछ क्लॉजेज रीजन बताते हैं। तो नोइंग दैट द एरिया वाज प्रोन टू अर्थक्वेक्स, यह जानते हुए कि वह एरिया अर्थक्वेक से ग्रसित रहती है, ये रीजन बता रहा है। नोइंग दैट ही कुडंट प्ले एनी मोर, द प्लेयर लेफ्ट द फील्ड, यह जानते हुए कि अब वह अधिक नहीं खेल सकता, उसने मैदान छोड़ दिया, रीजन बता रहा है, ठीक है। तो ये हिस्सा इनकरेक्ट नहीं है, बट देयर इज एन आइटम इन द ऑप्शंस विच कैन रिप्लेस इट, क्योंकि एक कारण बता रहा है। देखो ये जो है कारण बता रहा है, यहां पर देखिए ये भी कारण बता रहा है कि सिंस द एरिया वाज नोन टू बी प्रोन टू अर्थक्वेक्स, 16th का सी, गुड, ठीक है। आप इस हिस्से को, ये करेक्ट है, बट इस हिस्से को आप, क्योंकि ये हिस्सा इसके बदले आया है, इसको रिप्लेस किया है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सिंस द एरिया वाज नोन टू बी प्रोन टू अर्थक्वेक्स, आंसर सी। किसी ने सोचा ऐसा? और आप जाके जरा देखिएगा, जो जेरेंड पार्टिसिपल वगैरह हम पढ़ाए हैं, तो वहां इसी तरह के तुलना करके मैंने बताया है, पुराना नोट्स खोल के देख लीजिएगा। नेक्स्ट, आई विल नॉट बाय, नॉट आ गया ना, नॉट के साथ सम आ सकता है क्या? इजीएस्ट आंसर एनी, आई विल नॉट बाय एनी मैंगो, ठीक है। 17th का आंसर सी। अब मैं इसलिए बता दिया कि आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या चिंतन मन, सब लोग सही किए होंगे, ये है ना। हाँ, देखें जरा नेक्स्ट, he would surely assist me if I had requested him to do so। जब if क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आ जाता है, तो फिर पीसी में वुड हैव का प्रयोग होता है ना, कंडीशनल परफेक्ट, याद है ना, कंडीशनल परफेक्ट होगा ना, इसलिए क्या होगा? वुड हैव श्योरली असिस्टेड मी। बोले साहब,
यहां वुड के बाद हैव आना चाहिए और ये अपने आप थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। अभी आप ताजा ताजा पढ़े हैं, बोले देखिएगा। द अलार्मिंग रिपोर्ट ऑफ द प्लेस, प्लेस की जगह प्लेन होना चाहिए ना। हाँ, ये प्लेन क्रैश होगा, ये मिसप्रिंट है, टाइपिस्ट भी इंसान होता है, गलती हो जाती है। The alarming report of the plane crash left everyone in a state of shock. कोई गलती नहीं है, जो गलती है वो मिसप्रिंट की गलती है ना? सही है बिल्कुल। हाँ, अजीता ने तारीख लिख के भेजी है 21 जून 22 दिसंबर। मैंने इशारा किया कि 1 दिसंबर में होना चाहिए। 25 दिसंबर को बड़ा दिन कहते हैं, उस दिन से दिन बड़ा होने लगता है ना? अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार और आया था, तब भी मैंने ऐसे ही पूछा था और डांटा था। कम से कम ये सब सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं, आप उनको याद रखें, है ना? तो 21 जून और 22 दिसंबर को हम लोग, ठीक है, जो सबसे छोटा बा उसको कहते हैं सॉलिस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिस्टिस। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये We were not the wiser after hearing the explanation. मैं बहुत खुश होता हूं जब बहुत सी चीजों को जो मैं स्पेशली आपके नोट्स में पढ़ाता हूं, जब मैं आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्जन बताता हूं, तो वहां चर्चा होती है कि कब नॉट के बदले नो आएगा और कब नन आएगा। तो उस नन में ये बात हुई थी कि जब द प्लस कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ हो तो वहां आप नॉट का प्रयोग आई एम नन द लेस, आवाज नहीं आ रही है, यू आर नन द बेटर, मेरे मुख से 1000 बार इस सेंटेंस को सुने होंगे। द प्लस कॉम्परेटिव के पहले नॉट का प्रयोग नहीं होता। यू आर नॉट वाइजर देन आई, बट यू आर नन द वाइजर देन आई। ध्यान दीजिए, अगर द नहीं रहेगा तो नॉट आएगा। यू आर नॉट वाइजर देन आई, बोलो ठीक। लेकिन यू आर नन द वाइजर, जैसे ही आप इसके पहले द लगाओगे तो फिर ये नन हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर ए। किसने किया ऐसा? और नन द लेस तो कम से कम नो लेस देन या नन द लेस, आवाज नहीं आ रही है, नो लेस देन या नन द लेस। ठीक, द लग जाएगा तो नन हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलो, और अब बारी आ गई पैसेज की। तो आइए पहले पैसेज को थोड़ा सा हम लोग पढ़ लें, है ना? Another marvel on the far side of the lake was a little farm that felt like a secret in the city. कि एक और जो लेक के दूसरी तरफ जो मार्बल चीज थी, जो एक अच्छी चीज थी, खूबसूरत चीज थी, वो क्या थी? एक छोटा सा वहां पे फार्म था, फार्म हाउस था ना, जो शहर का एक रहस्य सा प्रतीत होता था। Some of the Gaunt Karnataka laborers even looked away when children came to dig and eat.
कुछ कर्नाटक के ऐसे लेबरर्स जो है उन्होंने देखा कि जब बच्चे वहां पर आए डिग करने के लिए और ईट करने के लिए, तो उनको उन्होंने वहां पे ऑब्जर्व किया। बट द ग्रेटेस्ट प्लेजर, लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये थी, दिस साइड ऑफ द लेक, कि लेक के इस साइड में वाज द जामुन ट्री, एक जामुन का पेड़ भी था। A few months back, कुछ महीने पहले, कालू एंड सुनील हैड अ feast in the branches, shaking down a few berries for मिर्ची। कालू और सुनील जाके पेड़ पर चढ़ के तोड़ तोड़ के जामुन खाए और डाली को हिला भी दिया तो कुछ नीचे गिरा जिसको मिर्ची ने भी खाया। That's when they came to know the second coolest thing about the जामुन tree। जब उन लोगों ने दूसरी, एक कुलेस्ट तो ये था कि फार्म था, दूसरा ये कि यहां जामुन का पेड़ भी है। देयर वर पैरट्स नेस्टिंग इन इट। जामुन का पेड़ तो था ही एक मजेदार चीज खाने के लिए, और खूबसूरत बात थी कि उसमें तोते भी अपना नेस्ट बना करके रहते थे, है ना। हाँ, ये भी बड़े कमाल की चीज है। मेरे विद्यालय में एक दिन एक झुंड आया, हमको लगता है कि 100-150 तोते होंगे, वो अलग तरह के तोते थे। मैंने कहीं वीडियो बनाया है इस दिन से, वो विचित्र तोते, छोटे 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 रंगीन रंगीन झुंड में थे, 100-150 एक साथ थे। पेड़ बहुत हैं, पक्षी बहुत है, भांति भांति के पक्षी हैं। हारिल देखा है कभी? हारिल, हाँ, हारिल पक्षी जो लकड़ी लेके चलता है, जैसे मोरे हरी हारिल के लकड़ी, गोपियां कहती हैं कृष्ण के लिए। तो वो हारिल कम से कम 15-20 हमारे कैंपस में होंगे। पेड़ बहुत है ना, मोर, हारिल, पता नहीं कौन कौन जो है, एक से एक पक्षी। हम नाम पूछते लोग बताते हैं, एक कहते हैं कि सुकलाइन है, हम क्या ले पता नहीं पक्षी को सुकलाइन बोलते हैं। वो बोलती लगता है बोलिए सुकलाइन, ऐसा आवाज निकल। भगवान नहीं, पक्षी का नाम क्या हो, जो भी हो, तो उस पक्षी का नाम सुकलाइन। ए देखा जी, तो कहे कि सर जी खा गए अब उस पक्षी का जो भी नाम हो, उसको वहां वाले सुकलाइन कहते हैं कि सुकलाइन है। बहरहाल, तो उसमें तोते थे, रेस्टिंग इन इट। सिंस देन सम अदर्स रोड बॉयज हैड बीन कैप्चरिंग द पैरट्स वन बाय वन टू सेल एट द मैरल मार्केट। अब कुछ बच्चे क्या करते थे, उन तोतों को पकड़ते थे कि ले आके बाजार में बेच देंगे। बट सुनील हैड ब्रॉट कालू अराउंड टू द बिलीव दैट द बर्ड्स शुड बी लेफ्ट एज दे वर। लेकिन सुनील ने कालू को यह समझाने की कोशिश की कि पक्षियों को पकड़ना नहीं चाहिए, उन्हें फ्री छोड़िए, वो जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए, है ना। सुनील लिसन्ड फॉर देयर स्क्वैक्स ईच मॉर्निंग। वो उनकी चाव चाव भाव भाव काव काव, ये सुनने में उसको मजा आता था। किसको? सुनील को। टू मेक श्योर they hadn't been abducted in the night, ना, ये तय करना कि मतलब कहीं रात को उनको लोग उठा के, abduct करना मतलब अपहरण करना, तो कोशिश करता है कोई इनको रात को पकड़ के ना ले जाए, है ना। और उनकी आवाज सुनता था, उनको लगता था कि पक्षी स्वतंत्र है, चाहिए उसको पकड़ना नहीं चाहिए। ये किसकी सोच थी? सुनील की। ठीक। Kalu's expertise was in the recycling bins inside airline catering compounds. Private waste collects emptied these dumpers on a regular basis. और कालू किस मामले में एक्सपर्ट था? रिसाइकल करना, मतलब कचरा ले आना, उसको ले आके एयरलाइन से निकालना, एयरलाइन में जाके खाना पहुंचाना, ना, सफाई करना, ये उसका काम था। जाके जो है घूम घूम के जो है कचरों वाले डब्बों को खाली करता था रेगुलर बेसिस पर। बट कालू हैड मास्टर्ड द ट्रैश ट्रक शेड्यूल्स। उसने अपने को, जो कूड़ा करकट ट्रक में जाते थे, उनको जो है ले जाने ले आने में अपने को मास्टर कर लिया था। द नाइट बिफोर पिकअप कालू वुड क्लिम्प ओवर द बार्ब्ड वायर फेंसेस एंड रेड द ओवरफ्लोइंग बिन्स। वो करता क्या था कि रात को जाता था, अपना उठाता था। अब ये दोनों पैसेज से क्या संबंध है समझ नहीं आ रहा है, दो टुकड़े जोड़ दिए गए हैं, जो भी है, ठीक है। कालूज रूटीन हैड बिकम नोन बाय द लोकल पुलिस। करता क्या था, धीरे धीरे उसमें वो सामान चुरा के, मतलब वो इलीगल काम करने लगा। जो
कूड़ा करकट जाते थे, जो एयरप्लेन से जो मलबा निकलता था, तो ये जाता था निकालने, तो उसमें चोरियां भी करने लगा। ये बात किसको पता चल गई? पुलिस को। कालूज रूटीन हैड बिकम नोन बाय द लोकल पुलिस, ये बात लोकल पुलिस जान गई। हाउएवर ही केप्ट गेटिंग कॉट अंटिल सम अरेंजमेंट, ना, जब तक उसने कुछ अरेंज नहीं किया तो वो बार बार पकड़ा जाता था। कालू could keep his metal scrap if he had passed on information he picked up on the road about local drug dealers। कहने मतलब कि वो अपना जो है वहां के ड्रग डीलर से भी उसने अपना कुछ संबंध, मतलब कुल मिला के ये है कि कालू और सुनील में सुनील अच्छा इंसान था, कालू नालायक इंसान था, चुरकट था, चोरी चमारी करता था। ठीक, ये पूरी कहानी है। तो छोड़ो, क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन बहुत आसान पूछे गए हैं, ये देखिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट प्लेजर दिस साइड ऑफ द लेक? कहानी जाए भाण में क्या था? द जामुन ट्री। इस हिस्से में सबसे अच्छी बात क्या थी? जामुन का पेड़। क्लियर? कितने लोगों ने टिक किया? आसान था, इसमें कुछ करना था नहीं। नेक्स्ट, what was the second coolest thing about the jamun tree? There were parrots nesting the tree. B, बोलो। पहला खास बात थी कि जामुन का पेड़ था। दूसरा, जामुन फले हुए थे, खाने में मजा आता था। दूसरी बात क्या थी उसमें? हाँ, कि वहां तोते भी थे। नेक्स्ट, व्हाट डिड सुनील थिंक ऑफ पैरट्स? क्या सोचा था? कि दैट दे शुड नॉट बी कैप्चर्ड एंड सोल्ड, है ना, उन्हें पकड़ के बेचना नहीं चाहिए, ये उसका सोचना था सुनील का। क्लियर? कितने लोगों ने एक टिक किया? जय हो। वैसे जब आप पढ़े नहीं हो क्या तुम लोग रे? 22 का बी, 23 का सी, 24th, how did Kalu manage to raid the airline recycle bins before they were emptied? बोलो कैसे? He had mastered the trash trucks schedules, ना, उसने पता कर लिया था कि कैसे जो है कब ट्रक जाते हैं, कब उसमें से आते हैं, तो उसने अपने आप को उसमें मास्टर कर लिया था। ठीक है? पी भी यहां से आते हैं। He jumped over the barbed wire fences. How did Kalu manage to raid the airlines? नहीं, आप पैसेज में चलिए। मुझे लग रहा है कि इसका आंसर जो है, यहां आइए। देखो, Kalu's expertise was in the recycling bins inside airline catering compounds. Private waste collectors emptied these dumpers on a regular basis. वहां पर आकर जो लोग अपना खाली करते थे। But Kalu had mastered the trash truck schedules. That night before pickup, Kalu would climb over the barbed wire fences and raid the overflowing bins. हाँ, वही होगा। मतलब वो उसने ट्रक के टाइम को शेड्यूल कर, कब आएंगे कब जाएंगे जान लिया था, है ना। और जब ट्रक आई तो क्या किया वो? यही होगा, बी होगा, बी। ही जंप्ड ओवर द बार्ब्ड वायर फेंसेस, कूद के गया और अपना जो है, बी होगा। ये बता रहा है कि उसने ट्रक के आने जाने का समय जो है उसमें मास्टर कब आएगा, कैसे जाएगा, और जैसे ही आते थे ये आया, बस कूद के जाके जो है ले आया। ठीक है, बी होगा। नेक्स्ट, 25th, who had a feast in the branches with Kalu? Sunil। ठीक है,
हो गया? चलिए, तो ये था आज का हम लोगों का टेस्ट पेपर। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही हर संडे को ये शेड्यूल बना रहेगा, आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, ठीक है? फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे को एक नए टेस्ट पेपर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।